Hello dear students, so your CLAT exam is over and we are going to analyze the exam, the legal section of your exam in today's session. So we are going to analyze every topic that has been asked in the legal section, as well as we are going to discuss what is a good score, what is a good attempt, and what to expect later. So in your exam, you must have seen that two passages were asked that were exactly discussed in the class as well as the YouTube videos. In the last video of recent judgments, I have discussed the passage Tamil Nadu Governor, and on that exact topic a passage was asked in your CLAT exam, as well as another passage of legal was on same-sex marriage, and the same topic has been discussed several times in your videos as well as your classrooms. So if I talk about the level of your exam, it was pretty easy to moderate. So it was easy to moderate. It wasn't very difficult. A lot of students have already told me that the exam was pretty easy, especially the legal section. I know a bit about logical, but when it comes to legal, it was very easy. It was pretty doable, and everything have been discussed before. So without further ado, we are going to discuss each and every passages and the questions. All right. So the first passage we are going to discuss is about good governance. तो good governance का passage था. लीगल के जितने भी आपके passages थे, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि क्लैट में अब आपके जो questions होते हैं वो कहीं ना कहीं unseen passages की तरह आते हैं. आपके questions के जितने भी आंसर होते हैं वो already आपके passage में mention होते हैं. So what you have to do, you just have to read it, अच्छे से उसको read करना है, ठीक है, question देखने और फिर उसको answer करना है. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द पैसेज. तो फर्स्ट पैसेज आपने देखा है, गुड गवर्नेंस पे है. बिल्कुल प्रिटी नॉर्मल रीडेबल पैसेज है. प्राइम मिनिस्टर, सीएम, इन सब की बात की गई है. व्हाट इज अ गुड गवर्नेंस, व्हाट इज अ बैड गवर्नेंस, ये इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज, according to the passage, the court cannot decide what is good or what is bad governance, but it can. तो good और bad हम decide नहीं कर सकते, but हम क्या decide कर सकते हैं? कोर्ट इंडिकेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस ऑन गवर्नेंस. ये जो एग्जैक्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस, दिस इज मेंशन्ड इन योर पैसेज. तो अगर पैसेज को देखेंगे तो पैसेज में ये मेंशन है. दिस वुड बी योर आंसर. नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव दैट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द गुड सेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ दोज हु आर गोइंग टू एडमिनिस्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन दिस लाइन इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर पैसेज कि बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बेटर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी. ओके, नेक्स्ट है, द कोर्ट वाइल रिस्पेक्टिंग द प्रेरोगेटिव ऑफ पीएम एंड सीएम टू सिलेक्ट मिनिस्टर्स एम्फेसाइज दैट. तो ये भी आपका पैसेज में लिखा है, कोर्ट ने इन दोनों को एम्फेसाइज करते हुए क्या चीज बोली थी. So that was, they should avoid appointing person against whom criminal charges involving moral turpitude are framed. तो पैसेज में लिखा हुआ है वो लोग जिनके अगेंस्ट ऐसे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं which involves moral turpitude, उनको हम नहीं अपॉइंट कर सकते. नेक्स्ट है, what role does the court assume as described in the passage regarding governance and appointments to the courts of minister. तो कोर्ट का बेसिकली क्या रोल होता है अपॉइंटमेंट्स में? प्रोस्पेक्टिव ड्यूटी टू रिमाइंड की फंक्शनरीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल. तो यहाँ पे मेन कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी की फंक्शनरीज जो है इसको देख रहे हैं. एग्जैक्टली ये जो वर्ड है दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर पैसेज. सो अकॉर्डिंग टू दैट पैसेज आप इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज दिस पैसेज प्राइमरीली रेफर्स टू. तो एक प्राइम मिनिस्टर और एक आपका प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी. तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यही दो बॉडीज हैं जिनको बार बार हर लाइन में मेंशन किया हुआ है, एंड दीज आर द टू फंक्शनरीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज. सो बिल्कुल इजी बेसिक पैसेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who according to the above passage shall not be appointed as a minister. तो किसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते? वही पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है या चार्जेस फ्रेम हुए हैं ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट मॉरल टर्पिट्यूड के चार्जेस लगे हैं उसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल पैसेज. बिल्कुल आपका अनसीन पैसेजेस की तरह है. जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप इसको पैसेज से सॉल्व कर सकते हो. तो इट वाजंट दैट डिफिकल्ट. Okay, so now we'll be moving towards our next passage.
अब नेक्स्ट पैसेज मैंने आपको बताया था तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर वाले केस पे आया है. नाउ दिस वाज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पैसेज बिकॉज दिस केस हैव बीन डिस्कस सो मेनी टाइम्स. ठीक है, अभी तो रिसेंटली इसका सुप्रीम कोर्ट पर जजमेंट भी आया है, बट उससे पहले भी हमने ये केस बहुत डिस्कस किया है. ये काफी ज्यादा आपके लीगल में न्यूज में रहा था. क्वेश्चन देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है कंट्रोवर्शियल बिल, गवर्नर को असेंट के लिए भेजती है. गवर्नर डिसएग्री करते हैं विद द बिल प्रोविजन, डिसाइड, ना तो गवर्नर उसको असेंट देते हैं ना उसको रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो वो बिल अभी कुछ हो नहीं रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लीगल पोजीशन ऑफ द गवर्नर्स एक्शन. तो गवर्नर के एक्शन की लीगल पोजीशन क्या होगी? गवर्नर का जो इनएक्शन है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास उसने एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दिया पॉकेट वीटो. अब ये जो पैसेज इन्होंने दिया था ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से पहले दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर वाई रिसीव द बिल फ्रॉम स्टेट असेंबली, केयरफुल कंसिडरेशन के बाद अपनी एसेंट विदहोल्ड करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, मैसेज फॉर रिकंसिडरेशन. स्टेट असेंबली उसी बिल को री एनैक्ट करती है बिना किसी चेंज के और फिर से गवर्नर वाई के पास भेज देती है. तो वाई की क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगी यहाँ पे? तो गवर्नर वाई जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गिव एसेंट टू द री एनैक्टेड बिल. ये हमने हमारी लास्ट जो रीसेंट जजमेंट की यूट्यूब पे वीडियो है उसको इन डेप्थ भी डिस्कस किया है, तो सेम उसी चीज पर ये पैसेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, स्टेट गवर्नर जो है बिल होल्ड करता है 8 मंथ्स के लिए, कोई एक्शन नहीं लेता, असेंट नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है. क्या रिकोर्स अवेलेबल है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो रिकोर्स ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्रोच कर सकती है कोर्ट्स के पास और ये उनका रिकोर्स वो ले सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिचुएशन मिररिंग द तमिलनाडु केस, सुप्रीम कोर्ट बेंच इज रिव्यूइंग सेवरल इंस्टेंसेस, The bills passed by the state assembly despite constitutional obligation. अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि वो ये प्रेसिडेंट फॉलो करेगी, what would be likely outcome for these delayed bills? तो likely outcome ये होगा, the Supreme Court could deem assent on the present bills, establishing a critical precedent as it did in the Tamil Nadu case. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है, पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है दैट ही इंटेंड टू यूज हिज डिस्क्रिशन टू परमानेंटली होल्ड एनी लेजिस्लेशन बाय सिंपली नॉट एक्टिंग ऑन द बिल्स. हाउ डज दिस डिक्लेरेशन अलाइन विद द सुप्रीम इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो अब क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसकी? सिंपल, गवर्नर की जो डिक्लेरेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली बोला है कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट या ये पॉकेट वीटो की पावर नहीं है. नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट आर द 3 प्राइमरी कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज एनैक्टेड बाय द स्टेट असेंबली, विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट दीज 3 कोर्सेज? तो क्या क्या 3 कोर्सेज है हमारे पास? तो या तो गवर्नर अपनी एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है अपनी एसेंट, या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व कर सकता है. एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन, एग्जैक्टली दीज ऑप्शंस, रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट हुई है लीगलाइट के चैनल पे उसी में ये पूरी चीज हमने डिस्कस करी है, सेम ऑप्शंस हमने डिस्कस करे हैं. If you have seen that video, if you have seen that case, this question, this passage was a piece of cake for you. इसमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली आप सीधा ऑप्शंस मार्क कर सकते थे. इट वॉज वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं. नेक्स्ट पैसेज सेम सेक्स मैरिज की बात करें. सेम सेक्स मैरिज हमने काफी बार डिस्कस करी है. क्यों डिस्कस करी है? तो जब हमने फैमिली लॉज कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद जब हमने सुप्रियो वाली जजमेंट पढ़ी थी जो सेम सेक्स मैरिज पे आई थी वो भी हमने डिस्कस किया है. हमने सारे केसेस को डिस्कस किया था जिसमें हमने राइट टू मैरी भी डिस्कस किया था, वेदर राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट. तो ये सारे डिस्कशन के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आए. देखो इन्होंने सुप्रियो वाला केस भी मेंशन किया हुआ है, LGBTQ+ के राइट्स है. तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा. इन अक्टूबर 2023, 2 individuals in India, Ramesh and Sameer, who identified as a same-sex couple, sought to legally solemnize their marriage. Based on Supreme Court ruling, what is the current legal standing of their ability to marry? तो इनकी जो मैरिज है वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है क्योंकि एज सच देखो सुप्रियो का केस आया था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये काम किसका है? पार्लियामेंट का है.
पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगा तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, जो भी मैरिज लॉज हैं वो हेट्रोसेक्सुअल कपल पे लगते हैं, होमोसेक्सुअल पे अभी नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडिया एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली लेजिस्लेट करना चाहिए। हाउ वुड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लाइकली टू काउंटर दिस आर्ग्यूमेंट? तो कोर्ट जो है उसने हेल्ड किया है कि फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला दैट राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं वहां पे ही आपको राइट मिल रहा है, फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है, फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन LGBTQ प्लस एडवोकेसी ग्रुप्स आते हैं, टू विच गवर्नमेंट बॉडी और बॉडीज शुड दिस ग्रुप primarily direct its lobbying efforts to secure necessary legislation? The parliament and state legislature as the power to legislate on same-sex marriage rests with them. तो ये power parliament के पास है। While same-sex marriage is not legally recognized in India, however, Supreme Court जो है verdict did not offer some acknowledgement। तो कौन से rights है? तो Supreme Court ने ये right दिया हुआ है that you can cohabit privately। हमने उसको ऐसे legally recognize नहीं किया है, but decriminalize कर दिया है हमने section 377। तो यहाँ पे the same-sex couple can cohabit privately. Next है, Ramesh and Suresh, a same-sex couple in India, have lived together for a decade and want to ensure they receive legal benefits equivalent to those of married couple. Based on the Supreme Court judgment, what is the primary obstacle they face in achieving this benefit? So they must first register their union with the government panel that was urged to be formed. तो पहले उनको register करना पड़ेगा। Sorry, एक second. Okay, it would be option number B. They cannot legally marry. ठीक है, they cannot legally marry and therefore cannot automatically be entitled to these specific legal rights. ठीक है, शादी ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि same sex couple है and same sex marriage is not legally recognized. A new acronym that is evolved after LGBTQ+. तो LGBTQIA+, in this IA refers to, तो आई गेस ए तो सबको पता होगा, इट इज एसेक्सुअल। आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, तो अगर थोड़ा हम देखें इट इज इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल। दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, बट अगेन अगर थोड़ा बहुत भी आपने न्यूज पढ़ी है, इधर उधर आप थोड़ा बहुत लीगल जजमेंट्स या अवेयरनेस आपने देखा होगा, सो दिस इज वेरी बेसिक। सो दीज आर द पैसेजेस ऑफ योर लीगल रीजनिंग, दे वर प्रिटी इजी, प्रिटी डूएबल। So a good attempt is 27 to 28 questions. 27 to 28 questions आपने attempt करें, it is a good attempt. If you are scoring anything between 26 to 27, it is a good score. 26 to 27 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, it is a good score। ठीक है, it is a good score। And पेपर का लेवल लीगल का सेक्शन का it was easy to moderate। जो भी सेक्शन में आया है वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, कुछ भी सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। सो देयर इज नो नीड टू वरी। पेपर आपका इजी था, डुएबल था और सारी चीज हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, आई होप द एनालिसिस वाज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।